वाले हैं कि रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन और कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बीच में क्या रिलेशन होता है। हमने तीनों को सेपरेटली पढ़ रखा है और सवाल आपसे एग्ज़ाम में किस तरीके से पूछा जा सकता है हम उसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, प्रोबेबल क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि शो दैट बीटा जो है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन इज ट्वाइस देन दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस वॉल्यूम एक्सपेंशन इज थ्राइस देन दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जहाँ सिंबल का जो है अपना यूजुअल मीनिंग है कि जो अल्फा है वो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को शो करेगा, बीटा कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन को शो करेगा और जो गामा है कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो करेगा। हम एक डायग्राम लेते हैं। ये डायग्राम में आपने वाइट पार्ट को सबसे पहले देखना है और उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है कि जो शुरू में आपके पास एक ऐसा वॉल्यूम है, आ, ओके, और इस वॉल्यूम में जो हर साइड है वो आप देख रहे हैं, ये जो है वो L0 होगी। तो इसको मैंने अंदर बना रखा है, ये L0 है। जब आप इसका टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करते हैं तो इसकी लेंथ न्यू लेंथ हो जाती है, L हो जाती है और इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा एल टाइम इतना इंक्रीज हो जाती है। सो जो न्यू लेंथ और प्रीवियस लेंथ के बीच में जो रिलेशन होगा, हम ये कह सकते हैं कि जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो डेल्टा एल है दैट इज इक्वल टू एल माइनस एल ज़ीरो इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड एल्फा टाइम डेल्टा टी। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ओके, सो हम इसको एक्सटेंड करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस पार्ट इज डेल्टा एल, इसको ही हमने पढ़ रखा है डेल्टा एल पहले। तो इस रिलेशन को हम एक्सटेंड करते हैं, इसकी हेल्प से हम आगे चलेंगे। एल को हम इधर रखते हैं, ये आ जाएगा L0 प्लस L0 अल्फा टाइम डेल्टा टी। ओके, अब हम इसको स्क्वायर कर दें। यदि हम इस इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अभी इसको देखें, हम इसको मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, L इज इक्वल टू L0 बाहर ले लेते हैं और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम ऐसा लिखते हैं, बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2, बाय स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, हम इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर कैसे होगा, ये देखिए, ये आ जाएगा एल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में और ये हो जाएगा L0 का स्क्वायर और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसमें फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो खुल के आएगा ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ जो a का वैल्यू है वो रहेगा 1 और जो v का वैल्यू है वो होगा अल्फा डेल्टा टी। तो आप इसकी हेल्प से इस इक्वेशन को खोल सकते हैं। यहाँ मेरे पास आ जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू L0 स्क्वायर। अब a का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, सो ये रह जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू L0 स्क्वायर एंड 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी को हम आगे लिख दें, कोई समस्या नहीं, प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। सो अल्फा जो है, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्ट इट ड्यू टू स्मॉल वैल्यू ऑफ अल्फा। सो उसका स्क्वायर जो है वो और स्मॉल हो जाएगा, राइट। सो हम यहाँ लिखें कि जो लेंथ का जो स्क्वायर होगा तो ये रिड्यूस हो जाएगा, एरिया बन जाएगा और ये बन जाएगा ओरिजिनल एरिया। शुरू में इस पार्ट की हम बात करें, ये देखिए, ये A0 होगा और अंदर बच जाएगा आपके पास 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो यदि हम इक्वेशन नंबर 2 की टर्म में इसको लिखना चाहें तो हम 2 अल्फा की जगह हम कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूं
A is equal to A0. This is 1 plus beta time delta t. Okay, so now here यहाँ जो बीटा है वो लिखा गया 2 अल्फा की जगह. सो नाउ यू कैन easily say that कि जो बीटा होगा coefficient of area expansion is equal to twice of the coefficient of linear expansion, right? So हम दोबारा फिर से इस इक्वेशन की हेल्प लेते हैं from equation 2 once again. From equation 2 we have, हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 का क्यूब निकालते हैं अब. तो ये हो जाएगा आपके पास एल क्यूब इज इक्वल टू L0 क्यूब एंड 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का क्यूब कर देंगे. यहाँ हम यूज़ करते हैं यूजिंग ए प्लस बी क्यूब. ए प्लस बी का हम क्यूब करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी. ऐसे हम यूज़ कर लेते हैं. तो इसमें a का जो वैल्यू रहेगा वो 1 रहेगा और b का जो वैल्यू होगा वो अल्फा डेल्टा t हो जाएगा. आप खोल दीजिए अपर जो आप ये इक्वेशन है वो खुल जाएगा. अब हम इसको लिखें एल क्यूब इज इक्वल टू L0 क्यूब. अब इस पार्ट को आप खोल दीजिए. a क्यूब मीन्स 1 का क्यूब 1 आ जाएगा प्लस b क्यूब ये आ जाएगा अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3 टाइम 1 और अल्फा डेल्टा टी इनर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. वी आर नाउ लेफ्ट विद एल क्यूब इज इक्वल टू L0 क्यूब एंड हियर इट इज 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब plus now 3 alpha delta t. You are open the bracket. This is 3 alpha delta t plus 3 time alpha square and delta t square. तो हमने पहले ही रिमार्क्स दिए हैं कि जो अल्फा का वैल्यू बहुत कम होने की वजह से हम इस पार्ट को भी नेगलेक्ट कर देंगे और इस पार्ट को भी हम नेगलेक्ट कर देंगे, नेगलेक्टेड. सो वी आर लेफ्ट विद ये वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा. नाउ एल क्यूब is equal to L0 cube and this is 1 plus 3 time alpha delta t. ओके, और ये आप इसको लिख सकते हैं यहाँ ये हो जाएगा न्यू वॉल्यूम और ये हो जाएगा आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम. तो आप लिखें यहाँ V is equal to V0. this is 1 plus 3 alpha delta t. अब आप यदि इसको इक्वेशन नंबर 2 की लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो हम ये लिखें कि 3 अल्फा की जगह हम गामा लिख सकते हैं. देन आई विल राइट V इज इक्वल टू V0. दिस इज 1 प्लस गामा डेल्टा टी. सो here gamma is equal to 3 alpha. Okay, so this is the relation between the coefficient of linear expansion and the coefficient of the volumetric expansion. So यदि हम इसको रेशियो के टर्म में लिखें हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा का जो रेशियो होगा दिस इज इक्वल टू 1:2:3. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये एग्ज़ाम में आपसे बार बार पूछा जाता है तो आप इसके लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, एरिया एक्सपेंशन और जो वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच में जो रिलेशन रहता है 1:2:3 का होता है. थैंक यू. एक प्रॉपर्टी और पढ़ना चाहते हैं और उससे लिंक्ड जो टॉपिक है वो है थर्मल स्ट्रेस. इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आपको बहुत जानकारी वाला लगेगा ये टॉपिक और इसकी जो यूज़फुलनेस है वो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा है. थर्मल स्ट्रेस का जो टॉपिक है, थर्मल का मतलब होता है हीट, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया में जितना लगता है. तो जब आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो किनारों पर जब दबाव डालेगी उस कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस. सो इस एरिया से सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है. प्रोबेबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस एरिया इज बट डू यू अंडरस्टैंड बाय थर्मल स्ट्रेस. थर्मल स्ट्रेस से आप क्या समझते हैं, पहली बात. और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट. आप इसके लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव करिए.
तो जहाँ तक सवाल इसकी डेफिनेशन का है उसको आपको समझना है। हमने आपके लिए एक डायग्राम बनाया है, इसको हम फिगर नंबर 1 यहाँ मार्क कर देते हैं। फिगर नंबर 1 में आप ध्यान से देखें, जब एक रॉड को आप गर्म करते हैं, व्हेन ए रॉड अक्वायर द कंप्रेसिव स्ट्रेन, वो कंप्रेस होती है और अपनी लेंथ के अकॉर्ड अलोंग यदि वो कंप्रेस होती है, क्यों होती है? ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय द रिजिड सपोर्ट, एक रिजिड सपोर्ट जो है उसको दबाती है, राइट, एट इट्स एंड। अब उसके किनारों से एक जो रिजिड सपोर्ट है, देखिए इसको इस साइड को एक फोर्स लगाएगी और यहाँ से ये इस साइड को फोर्स लगाएगी, राइट, किनारों से इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग इसको प्रेस करेगी। ये जो रॉड है वो टेम्परेचर की वजह से एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी और इसके जो एंड से ये जो रिजिड स्पॉट है इसको दोबारा फिर से कंप्रेस करेगी। इसको हम बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो इससे जो स्ट्रेस मीन्स फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो जो स्ट्रेस इसके ऊपर लगेगी उसको हम बोलते हैं, इस हीट की वजह से जो लगेगी उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ये आप समझ गए। अब हम इसके लिए एक मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसके ऊपर बात करते हैं। ये मैथमेटिकली हम इसके ऊपर कैसे बात करेंगे? यदि हमारे पास कोई एक रॉड है जिसकी ओरिजिनल लेंथ एल है, तो यदि हम इसका टेम्परेचर चेंज करते हैं बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से यदि हम इसका टेम्परेचर चेंज करें तो हम जानते हैं, हमने एक रिलेशन किया है कि जो डेल्टा एल है वो होता है एल टाइम डेल्टा टी। ये रिलेशन हमने कर रखा है। और हम यहाँ देखें तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, टाइम एल्फा डेल्टा टी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, हम इसको ऐसा लिखेंगे अब डेल्टा एल अपॉन एल, ये हमारे पास आ जाएगा एल्फा डेल्टा टी। तो ये चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ की जो रेशियो होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, इसका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, राइट। सो यदि हम स्ट्रेस से यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करें, यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज गिवन बाय यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज, किसी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस कितना होगा? दिस इज डिनोटेड बाय दिस बाय इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की रेशियो होगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, सो स्ट्रेस की जगह हम ले सकते हैं तो थर्मल स्ट्रेस होगी। इन प्लेस ऑफ स्ट्रेस वी कैन राइट इज थर्मल स्ट्रेस, और जो स्ट्रेन होगी वो होगी alpha delta t. This is what the strain is. So I can write alpha delta t. This is longitudinal strain. This is longitudinal strain. ओके, अब हम कहें कि जो थर्मल स्ट्रेस यहाँ से कितनी आ जाएगी, जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, यही हम पढ़ना चाहते हैं। थर्मल स्ट्रेस जो होगी वो हो जाएगी एल्फा गामा टाइम एल्फा डेल्टा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसको कर देंगे तो हमारे पास थर्मल स्ट्रेस निकल कर आ जाएगी। अब यदि हम माने कि ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रॉड, if A is the cross section area of the rod, जिसके ऊपर फोर्स लगेगा ऑफ द रॉड। अब आपको पहले ये भी समझना है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या फ़र्क होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया होता है, दिस इज द पार्ट ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर समथिंग कैन क्रॉस। जैसे उदाहरण के लिए हम ऐसा कहें कि ये मैं एक रिंग लेता हूँ, या पानी की एक पाइप लेते हैं, आपने घरों में देखी होंगी पाइप, वाटर पाइप्स देखी है। तो ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया, ये बाहर वाली बात है, पर यहाँ से जहाँ से पानी एंटर करता है और पानी बाहर आता है, ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। पूरे एरिया में से वो एरिया जहाँ से कोई चीज़ क्रॉस करती है, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एरिया, सेक्शन ऑफ द एरिया फ्रॉम वेयर समथिंग कैन क्रॉस, राइट। सो आई कैन राइट नाउ, सो द स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस की जगह हम लिख सकते हैं force upon this area, it is equal to gamma time alpha delta t. So what about force? So force is equal to
this force is equal to gamma A time alpha delta t, and this alpha delta t आप शुरू में यहाँ देखें, अल्फा डेल्टा टी की जो वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल है, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ गामा ए टाइम अल्फा डेल्टा टी की जगह शुरू में हमने किया है कि इट इज़ डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, सो इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम सॉल्व इन एनसीईआरटी टेक्स्ट में ये प्रॉब्लम है। इसमें हमें कहा गया कि बहुत अच्छी चीज़ हमें इसमें सीखने को मिलेगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम इसको डिस्कस करते हैं आपके साथ। हमारे पास है कि एक रॉड है, उसकी लेंथ एल जो है, वी हैव ए रॉड, उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40 सेंटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 10⁻² होती है, तो 10⁻² और को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। स्क्वायर जब करेंगे तो आपके पास रह जाएगा मीटर स्क्वायर। सो ये भी ऐसा यूनिट्स में चला जाएगा। और जो डेल्टा टी है, टेम्परेचर राइज जो है वो है 10 डिग्री, इट इज़ बाई 10 डिग्री। एंड द स्टील का जो अल्फा, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर स्टील होगा, स्टील की रॉड है तो वो कितने एक्सपैंड हो सकते हैं, इसके बारे में हमने आपको बात बताया है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। 1.2 क्रॉस 10⁻⁵ पर केल्विन, एक केल्विन के साथ ही इतनी एक्सपैंड हो जाएगी पर केल्विन के साथ। और इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेन अब हमारे पास हो जाएगी, जो स्ट्रेन का मतलब होता है, ये देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेन जो होगी चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, उसकी जो रेशो हो जाएगी डेल्टा एल। सो डेल्टा एल अपॉन एल वो क्या होती है, आपने अभी यहाँ भरा है, डेल्टा एल अपॉन एल जो होता है वो होती है एल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज एल्फा डेल्टा टी। सो एल्फा आपके पास दिया हुआ है, एल्फा इज इक्वल टू, दिस इज 1.2 क्रॉस 10⁻⁵, आप यहाँ देख सकते हैं, एंड डेल्टा टी इज बाई 10 डिग्री। सो ये अमाउंट आपके पास बचेगा, दिस इज 1.2 क्रॉस 10⁻⁴। इस ये यूनिट लेस क्वांटिटी होगी बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ डेल्टा एल, लेंथ बटा लेंथ होगा तो इसके कोई यूनिट नहीं आएंगे, ये आप सामने देख सकते हैं। अब हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज, आप मटेरियल स्टील यूज़ कर रहे हैं तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है, दिस इज गिवन फॉर अस। आप एनसीईआरटी की बुक में ये देख सकते हैं सवाल, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 क्रॉस 10⁻11 Newton meter minus 2, right? So now we can calculate delta F upon A. So delta F upon A, right? This is a stress, compressive stress. This is Young's modulus of steel, आप यहाँ से देख सकते हो। This is now ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। This is Young's modulus of steel into, यहाँ देखिए आगे ये आ जाएगा अल्फा डेल्टा टी की जगह आ जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल। सो हमें अब इसको निकालने के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील जो है 2 क्रॉस 10⁻11 है, यहाँ से हमने पुट कर दिया, डेल्टा एल अपॉन एल इस पार्ट से आ जाएगा, दिस इज 1.2 क्रॉस 10⁻⁴, राइट? सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2.4 क्रॉस 10⁻⁷ न्यूटन मीटर माइनस 2। ओके, अब हमने यदि फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फ्रॉम दिस इक्वेशन, दिस इज डेल्टा एफ अपॉन ए। सो नाउ इफ यू हैव टू फाइंड नाउ डेल्टा एफ, तो ये एरिया जो हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप, दिस इज 40, दिस इज एरिया, सॉरी दिस एरिया इज 40 क्रॉस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, दिस इज 2.4 क्रॉस 10⁻⁷ न्यूटन मीटर माइनस 2 इंटू एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए,
क्या जाएगा आपका पास 40 क्रॉस 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर के साथ मीटर -2 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा फोर्स जो इन दीवारों के ऊपर लगेगा। ये दीवारों पर जो फोर्स लगेगा हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। जब इसके फैलने के साथ दीवारों से जो फोर्स लगेगा हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखें, ये आपके पास आ जाएगा 24/10 गुना 40 यहाँ से आ जाएंगे और इंटू 10⁻⁷ तो ये आ जाएंगे 24 चौका 96 अप्रॉक्सीमेटली 100 हो जाएगा। 100 क्रॉस 10⁻³ मीन्स इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ न्यूटन। इतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यदि आप गैप नहीं छोड़ेंगे, आपने देखा है कि रेल के जो ट्रैक होते हैं उनमें जो लोहे की जो पटरी बनी होती है उसके बीच में जब हम उसको जोड़ते हैं तो उसमें गैप छोड़े होते हैं, और यदि आप गैप नहीं छोड़ेंगे इस अमाउंट के लगभग फोर्स उसमें लगता है और वो जो रेल की पटरी होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट जो जब समझते हैं तो उसका हमारी डेली लाइफ में कितना इस्तेमाल होता है वो इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें पता चल जाता है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस एंड द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ इट। आप एक बार फिर से समझ लें कि जैसे आप किसी भी रॉड को, लोहे की रॉड को, किसी मेटल की रॉड को जब दो दीवारों के बीच में घुसा देते हैं तो उसके बाद जब तापमान बढ़ता है तो वो जो मेटल की रॉड है वो फैलती है। तो फैलने के बाद वो जब दीवारों पर धक्का लगाती है या दीवार रॉड के ऊपर धक्का लगाती है उसको ही हम थर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। और ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करके आइडिया लगाया है कि यदि हम इस डायमेंशन की लेंथ 5 मीटर की कोई लेंथ लेते हैं जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टेम्परेचर यदि उसका 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो वो इतना फोर्स लगता है 10⁵ न्यूटन से ह्यूज फोर्स। राइट, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।